ट्वेल्थ एनआईएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर। ये चैप्टर जो है 31 है, जिसमें आज हम करेंगे अन्य विचले वर्गों की समस्याएं। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उन्होंने सोशोलॉजी ले रखा है, अगर उनमें जो है सिलेबस में अन्य विचले वर्गों की समस्याएं हैं, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस चैप्टर में जो है अन्य विचले वर्गों की समस्याओं को जो है हम बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है और उनकी समस्या से अवगत होंगे और उसका निष्कर्षण भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है महिलाओं की समस्याएं। कहते हैं आपके परिवार में कई जो नातेदार जैसे कि माँ, बहन और दादी माँ होगी। कहते हैं विवाह के बाद अपने आपको अन्य जो है नातेदारी भी होंगे, जैसे कि आपकी पत्नी, पुत्री। इन नातेदारी का आधार लिंग होता है। प्रत्येक समाज में स्त्री जनसंख्या का लगभग आधा भाग ही होता है। हमारे समाज में स्त्री पुरुष का अनुपात जो है 1951 की जनगणना के अनुसार जो है 929 है। इसका आशय यह है कि लिंग अनुपात संतुलित नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्त्रियों के पुरुषों के बराबर जो है समानता नहीं मिलती है। इसको इनके जो है अधिकार से वंचित भी रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत में जो है महिलाओं को कम जो है महत्वता दी जाती है, लेकिन कहते हैं महिलाओं से ही जो है तो संसार चलती है। अगर देखा जाए तो ये अनुपात भी बहुत कुछ बता देती है, जो पुरुष स्त्रियों के अनुपात के रूप में दर्शाई गई है। अगर 1000 पुरुषों के पीछे अगर 929 अगर महिलाएं हैं, तो आप समझ सकते हो कि बाकी जो पुरुष होंगे वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, उनका किससे मैरिज होगा। तो 70 पुरुष तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं महिलाओं की समस्या में ये समस्या बहुत ही गंभीर और जटिल है। स्त्रियां भारतीय परिवार और संस्कृति की रक्षा करती है। परिवार की पहली शिक्षा माँ है, यानी हमारे समाज में इन्हीं लक्ष्मी की तरह भी माना जाता है और लक्ष्मी धन की देवी होती है। यह होते हुए भी व्यवहार में हम स्त्रियों को धन का जो उत्तराधिकारी नहीं देते हैं और न ही इन्हें किसी प्रकार की संपत्ति भी दी जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश की है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो स्त्री यातना, हिंसा की सदैव शिकार होती ही रहती है। कहते हैं जो हमारे समाज की विचारधारा है हमेशा उसके विपरीत होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है उन स्त्रियों के लिए जो अपना जीवन सादगी के रूप में जीना चाहती है। देखिए इसी बात के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न भागों में स्त्रियों की समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। तो विश्लेषण करने के लिए हम देखते हैं पहला जो पॉइंट है क्या है। हमारा पहली बात तो यही आता है लैंगिक भेदभाव। कहते हैं लिंग एक प्राकृतिक वस्तु है, यानी लिंग जो है हमने स्वयं ही नहीं बना रखे होते हैं, हमें परमात्मा बना के जो है भेजता है। परिवार की निरंतरता के लिए वंशक्रम और उत्तराधिकारी के लिए पुरुष एवं स्त्री दोनों लिंगों की महत्ता सामान्य ही होती है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में लिंग को लेकर सदैव भेदभाव रहता ही रहता है। हमारे देश में कुछ आदिवासी समूह को छोड़कर पितृवंशी परिवार भी है। पितृवंशी समाज में वंशाक्रम गोत्र उत्तराधिकारी जो है पितृवंशी ही होते हैं। इस तरह के परिवार में पुत्र परिवार को लेकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता है। लेकिन जब एक आदमी विधुर बन जाता है तब उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ता है। तो कहते हैं हमारे समाज में देखा जाए तो लिंग भेदभाव जो है बहुत बड़ी गंभीर समस्या बना के खड़ी कर दी है। कहते हैं आज देखा जाए तो मातृवंशी परिवार जो है कुछ ही जनजाति में देखने को मिलेगा, लेकिन कहते हैं सभ्य लोगों में पितृवंशी परिवार ही आपको देखने को मिलता है।
उसके पश्चात है घरेलू हिंसा। कहते हैं जब एक आदमी और एक स्त्री पति एवं पत्नी की तरह बच्चों का प्रजनन करने के लिए एक हो जाते हैं, तब वो एक परिवार की नींव डालते हैं। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुसंख्यक स्त्रियों को घरेलू हिंसा का मुकाबला करना पड़ता है। घरेलू हिंसा को शोषण, मारपीट, जहर देना, डुबो देना आदि से देखने से मिलता है। घरेलू हिंसा केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, यह शहरी क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह केवल अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में ही देखने को नहीं मिलती है, अतः इसका जो है प्रचलन शहर एवं उच्च जाति में भी देखने को मिल सकता है। इस भांति घरेलू हिंसा जाति, धर्म और जो है क्षेत्र से ऊपर है। कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट 1995 के अनुसार विवाहित स्त्रियों में 2/3 को है घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, यानी 2/3 स्त्रियों को जो है घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। कहते हैं यूनेस्को की जो रिपोर्ट है 2002 के अनुसार घरेलू हिंसा और भी ज़्यादा है। भारत में घरेलू हिंसा में जो है 1989 से लेकर 1999 तक 2.78% वृद्धि हुई है। यानी देखा जाए कि जैसे जैसे लोग विकसित होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है और अनपढ़ता का शिकार भी होते चले जा रहे हैं। तभी तो देखा जाए कि 1999 यानी 2000 के आसपास 2.78% हुई है। तो इसका मतलब है कि लोग जहाँ पर समझदार होना चाहिए वहाँ पर वो अनपढ़ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमारे समाज में हमेशा से घरेलू हिंसा रही है। हाल में घरेलू हिंसा में वृद्धि का कारण जो है उपभोक्ता वस्तुओं की खपत और उसे घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। इस हिंसा जो है स्त्रियों को बचने के लिए हमें प्रभावशाली अधिनियम बनाने चाहिए। हमारी सरकार ने घरेलू हिंसा बचाने के लिए कानून भी कई तरह के बना रखे हैं, लेकिन महिलाओं को संगठित बिल का विरोध कर रहे हैं। उसके पश्चात आता है दहेज। कहते हैं ये भी जो है स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया है। जब विवाह की चर्चा होती है तब अपने आप घर या पड़ोस में दहेज के बारे में सुना ही होगा। दहेज वह नगद धन या वस्तु है जो लड़कियों का पिता वर पक्ष को देता है। पिछले दिनों में दहेज उच्च जाति में प्रचलित थी। आजकल दहेज की मांग समाज में सभी और बढ़ रही है। आधुनिक शिक्षा ने दहेज की दर को और अधिक बढ़ा दिया है। कहते हैं इसका बढ़ाने का श्रेय भी कई हद तक रहते हैं सरकार के ही पास है। आप पूछोगे कैसे? आज कहते हैं सरकारी नौकरी में जो बंदे होते हैं उनका जो है दहेज की मांग सर से ऊपर होता है, और जो सिंपल होते हैं उनका मांग कम होता है। तो देखा जाए आज जो भी नौजवान है वो जो है नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और दहेज में जो है अपने घर को भरना चाहते हैं। लड़का जितना अधिक शिक्षित होगा उतनी ही अधिक दहेज की मांग होगी। दहेज की मांग में स्त्री का भाग लेना बहुत ही अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दहेज देना बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन परंतु जबरदस्ती से दहेज लेना ये सदैव ही गलत ही माना जाएगा। प्रत्येक परिवार का लड़की की शादी में दहेज देना परंपरागत आज बन गई है। हर एक परिवार चाहता है कि लड़की के विवाह के बाद लड़के के परिवार में जो है सब प्रसन्नतापूर्वक रहे, लेकिन जब सामने वाले के बजट पर दहेज की रकम बढ़ जाती है तो लड़की का पिता असहाय हो जाता है। इस तरह की गैर मानवीय व्यवहार शादी के बाद दहेज को लेकर होता है। मैं तो ये बात जानना चाहता हूँ कि लड़की से ही दहेज क्यों लिया जाता है, लड़कों से क्यों नहीं दहेज लिया जाता है? क्या लड़की इतनी गिरी हुई होती है? कहते हैं लड़की को इतना बड़ा दर्जा मिलता है फिर भी ये ऐसा क्यों दुराचार होता है? कहते हैं ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है, और उससे अधिक विडंबना ये है कि हमारे देश में 4215 मृत्यु दहेज के कारण जो है 1986 में हुई थी। यानी देखो कितनी बड़ी आंकड़ा है। 4215 जो है मृत्यु इसलिए लड़कियों को हुई क्योंकि वो दहेज के कारण हुआ। ये बहुत बड़ी आंकड़ा है, जो कि 1919 में ये दहेज की हत्या की संख्या बढ़कर 6699 हो गई है, और आज आधुनिक युग में इससे भी अधिक बढ़ गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7000 विवाहित स्त्रियां प्रति वर्ष दहेज के कारण मृत्यु से प्राप्त होती है, और ये कहते हैं सरकार के लिए आंख खोलने के लिए पर्याप्त है कि इतनी लड़कियां अगर मर रही है एक दहेज के लिए, तो दहेज पर जो है सख्त कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति दहेज में लिप्त है उसको सजा देने के लिए प्रावधान भी होनी चाहिए। और मैं ये गलत भी बोल रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं हमारे समाज में हमारे राजनीतिक नेता ने हर चीज़ का रूल रेगुलेशन बना रखा है, लेकिन कहते हैं कि इसका अमल कभी भी नहीं हुआ है। इस तरह के गैर कानूनी और मानवीय व्यवहार हमारी सरकार जानती है कि समाज में बराबर चलते रहते हैं। सरकार ने दहेज जो है निषेध अधिनियम 1976 में बनाया भी था। मैंने पहले ही कहा कि ये बात मेरे लिए गलत ही है, क्योंकि सरकार ऐसा कौन सा रूल है जो नहीं बना रखी है, लेकिन
उस पर चलना सरकार के लिए सही मान्य नहीं मानी जाती है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना और देना ही दोनों ही दंडनीय अपराध माने गए हैं। जब अधिनियम लागू हो गया तब कुछ लोग जो है दहेज लेने में देने वाले थे, उन्हें दंड दिया गया, लेकिन इससे दहेज समाप्त नहीं हुआ। हाल के वर्षों में धन की लालसा के कारण तथा धन के उपभोग के लिए दहेज की मांग बढ़ती ही चली जा रही है और यह प्रथा अधिक जटिल और शोषण युक्त हो रही है। कहते हैं जब रूल रेगुलेशन ढीला पड़ जाता है ना सरकार की, तो लोगों की मनमानी भी चलने लग जाती है। कहते हैं दहेज किस लिए? कहते हैं लड़कियां तो दूसरे घर में जाके घर को स्वर्ग बनाती है, पूरे सुख शांति रखती है। लड़कियों के लिए काम निश्चित नहीं किया जाता, वो तो घर में प्रवेश करते ही उनका जो है सारे कार्य निर्धारित हो जाती है और घर को जो है इतना संवारने की कोशिश करती है। फिर दहेज किस लिए? ये बहुत बड़ी हमारी समाज की विडंबना है और आज जो है नवयुवक के बात समझने की ज़रूरत है कि आप जब भी मैरिज करो किसी से दहेज न लो, यही सबसे बड़ी आपके लिए शिक्षित होने का प्रमाण होगा। लेकिन देखा जाए तो आज शिक्षित वर्ग के लोग ही धन की मांग करते हैं। मैंने बहुत से लड़कों को देखा है कि वो पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए और जैसे ही सरकारी नौकरी मिल जाता है वो दहेज की मांग जो है जहाँ 1 लाख करते हैं वहाँ 10 लाख पे आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज पढ़े लिखे लोग ही ये सारे जो है अपराध को जो है अंजाम देते हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शोषण गरीब। देखिए शोषण, गरीबी और सामाजिक आर्थिक शोषण के कारण स्त्रियां कठिनाई में आ गई है। उत्तराधिकारी संपत्ति के अधित्व और वस्तुओं की बनावट को लेकर स्त्रियों का शोषण होने लग गया है। स्त्री अपने पति की संपत्ति को बेच नहीं सकती है। जब वह विधवा हो जाती है तब पति के भाई उसे केवल भोजन देता है, तब पति की संपत्ति में विधवा हिस्सा मांगती है, तब उन्हें भला बुरा भी कहा जाता है। कहीं कहीं उस पर उसे पीटा भी जाता है और मृत्यु के घाट भी उतार दिया जाता है। जब स्त्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की होती है तब दिहाड़ी देने में उनका साथ भेदभाव भी किया जाता है। एक ही प्रकार के काम की दिहाड़ी के लिए अलग अलग दिहाड़ी दी जाती है। ये कहते हैं ये सिर्फ गाँव में नहीं होता है या पिछड़े वर्गों के साथ नहीं होता है, आप शहर में भी चले जाएँ। कहते हैं उसी कार्य के लिए लड़कों को जो है अगर 10,000 तनख्वाह दिया जा रहा है तो लड़कियों को 3,000 तनख्वाह में रखा जाता है और ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में देखने को आपको मिलेगा। हर क्षेत्र में यही भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। इवन सभ्य समझने वाले जो शहरी लोग होते हैं वो भी इस कृत्य कार्य में सम्मिलित होते हैं। उसके पश्चात है महिलाओं की कानून के प्रति जागरूकता। हमारे सरकार घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक थी, लैंगिक भेदभाव और स्त्रियों के शोषण के लिए भी वह जानकार है। ब्रिटिश शासन काल में जो 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बना दिया गया था। ये गुलाम प्रथा थी और 1849 इसमें वर्जित भी हो गई थी। बाल विवाह पर जो है 1929 में निषेध भी हो गया था और विधवा पुण्य विवाह को जो 1856 में आरंभ भी कर दी गई थी, जो कि बहुत अच्छा भी था। लेकिन कानून तो है सिर्फ दिखाने के लिए होता है। स्वतंत्रता के बाद विशेष जो है विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जो है और भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम 1971 और दहेज निरोध कानून जो है 1976 महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए चालू किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू, सिख, वैद्य और जैन पर भी लागू होता है। यह अधिनियम अंतरजातीय विवाह को भी स्वीकृति देता है। तो कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि हमारे समाज में हर तरह के जो है रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन इस रूल रेगुलेशन पे जो है सख्ती से कार्य नहीं होता है। कहते हैं सख्ती से कार्य करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आम बंदा, आम गरीब, आम लोग ये बात नहीं समझेंगे कि ये सब चीज़ें जो होती है गलत होती है, ठीक है, तब तक जो है सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। सरकार क्या करेगी? सरकार हर जगह थोड़ी उपस्थित होती है। कहते हैं जब तक इंसान स्वयं ही समझदार नहीं होगी, जब तक वो खुद ही शिक्षित नहीं होंगे, वास्तविक शिक्षिता। आज शिक्षा सिर्फ लोग अपने कामयाबी के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है। तो जो बच्चा ज्ञान के लिए पढ़ रहा है उसी को ये सब बातों जो है सही तरह से समझ में भी आएगी। कहते हैं हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार लड़कियों को भी उत्तराधिकारी का अधिकार देना है। 1976 में बने दहेज निरोध कानून के अनुसार जुर्माना और दंड दोनों ही दिए जाते हैं। 18 वर्ष से पूर्व लड़की का विवाह दंडनीय अपराध भी माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के काम के स्थान पर लैंगिक परेशानी भी बंद कर दिया गया है। हमारे देश में अधिकांश स्त्रियों को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि इन अधिनियम का क्या उद्देश्य है। ऐसी जो है स्त्री कुछ अधिनियम को जानती है, लेकिन उनकी पहुँच केवल
जो है उत्तराधिकारी तक ही रह जाता है। तो यही बात है कि हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि इस लोग शिक्षा भी नहीं दी जाती है, और शिक्षा भी है तो वो भी लड़खड़ा चुकी है। आज मैंने पहले भी कह चुका हूँ, जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं उनको भी आज पत्र लिखने नहीं आता है, और कहते हैं पढ़ने तो आता ही नहीं है। तो कहते हैं शिक्षा सिर्फ अब आज नाम मात्र का ही है। बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं उन्हीं में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, और जो सरकारी स्कूल में कई जगहों पे शिक्षा जो है नाम मात्र का ही होता है, क्योंकि सरकार इस पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं देती है। सरकार स्कूल खोल देती है सरकारी स्कूल, और अपना आँख बंद कर लेती है। कभी ये नहीं होती कि जाकर हम देखें स्कूल में बच्चों को सुध ले कि बच्चों को क्या आता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछें कि बच्चों को समझ है कि नहीं अपने क्लासों का। लेकिन सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार को तो अपने सीट को बचाना होता है, और सीट के लिए जितना हो सके राजनीति करना होता है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक है अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएं। क्या आप यह जानते हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग कौन से हैं? हमारी जाति व्यवस्था में जाति जो है सभी जातियों एक सामान्य नहीं है। हमारे यहाँ कई जातियाँ हैं जो जातियों के मध्य भी आती है, अर्थात वह उच्च जाति व निम्न जाति के बीच में आती है। कई जातियों के जो है परंपरागत व्यवसाय भी होते हैं, वह उच्च जाति की अपनी सेवाएँ भी देते थे। इन्हें जब जो है जजमानी व्यवस्था भी कहते थे। इन जातियों की जो है कृषक जाति भी कहते थे, और कारीगर भी कहते थे, इत्यादि नाम से भी जाने जाते थे। ये जातियां जिनकी स्थिति उच्च जातियों से निम्न थे, निम्न जाति से ऊपर थी, कहते अन्य पिछड़े जातियां कहलाते हैं। इस तरह की जो है परिभाषा मंडल और कमीशन की रिपोर्ट ने दिया था। और अन्य पिछड़ी जातियों की परिभाषा में कहना होगा कि ये जाति ना तो उच्च होते हैं और ना ही अदृश्य जाति होती है। अन्य पिछड़ी जातियों इस तरह के निम्न जाति के ऊपर होता है, यानी देखा जाए तो ना तो ये उच्च वर्ग के होते हैं, न बिल्कुल ही निम्न वर्ग के होते हैं। ये मध्य वर्ग के होते हैं, लेकिन ये पिछड़े हुए होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। तो इसे हम अन्य पिछड़े जनजाति के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि कुम्हार भी इसी के अंतर्गत आता है। कहते हैं मंडल कमीशन ने पहले केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केंद्र सरकार ने 22.5% आरक्षण देती थी। कहते हैं 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी केंद्र सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश पर निश्चित किया था। बीपी मंडल कमीशन का गठन जो है 1979 में किया गया था, और इस कमीशन का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में जो है 1980 में प्रस्तुत भी किया था अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। इस रिपोर्ट ने जो है 27% आरक्षण की सिफारिश भी की थी। इन वर्गों की पहचान से पता चलता है कि देश में वर्गों की जो है 3743 जातियां हैं, यानी इसने साफ शब्दों में बता दिया कि 3783 जो है जातियां हैं, जो कि बहुत बड़ी बातों को रिप्रेजेंट करता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट को जो है 1993 में लागू भी किया गया, यानी 1993 में लागू किया गया, और अन्य पिछड़े वर्ग वस्तुत कि जो है क्रीमी लेयर्स के रूप में दिखाया भी गया, यानी इनको क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया। कहते हैं अगर देखा जाए 1999 में वाजपेयी सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों में 127 जातियों और जोड़ दिया। इस तरह अब इस वर्ग की जातियों की संख्या जो है 3920 हो गई। परिणाम यह हुआ कि अन्य पिछड़े वर्ग 3 श्रेणियों में आ गए: बहुत अधिक पिछड़े हुए वर्ग, मध्य पिछड़े हुए वर्ग और पिछड़े वर्ग। तो ये जो है उसके पश्चात हुआ जब जो है वाजपेयी थे, तो उन्होंने 1999 में ये सारी जो अधिनियम पास भी करवाया था। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या कुछ इस तरह से देखी जा सकती है। सबसे पहले इनके समक्ष जो आता है अंत क्रियाओं का अभाव। कहते हैं गांव में अन्य पिछड़े जातियों के लोग पृथक मोहल्ले में रहते हैं, ऊंची जातियों के संबंध इनके साथ नहीं रहते हैं, उच्च जाति की महिलाओं और बच्चों के संबंध इनसे नहीं होते हैं। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों की जो है नई पीढ़ी जो है बुरा मानती है, क्योंकि ये आज भी आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से सक्षम है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रगतिशील जाति व अन्य जातियों का संघर्ष सदैव चलता ही रहता है। तो कहते हैं अंतर्क्रियाओं का सदैव इसमें अभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें अगले पॉइंट का, तो अगली पॉइंट यही बताती कि उच्च जाति पर निर्भरता। यह सही है कि शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग उन्नत हुए हैं वह ऊंची जाति पर निर्भर नहीं रहे हैं, लेकिन निम्न स्थिति में पिछड़े वर्ग जो गांव में जीवन यापन करते हैं वह ऊंची जाति पर निर्भर रहते हैं। और अन्य पिछड़े वर्गों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो आज भी जजमानी व्यवस्था अपनी अर्थव्यवस्था से चलाते हैं, यानी उच्च जाति पर निर्भरता। आज जो निम्न जाति जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं ओबीसी कहते हैं, या आप कह सकते हो अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में भी आते हैं, क्रीमी लेयर्स के अंतर्गत भी आते हैं, वो बड़े बड़े जातियों पर निर्भर होते हैं और वो अपना जीवन जो है बड़े जातियों पर ही जो है आश्रित रख कर चुके हैं। उसके पश्चात है बटाईदारी की समस्या। कहते हैं यह सही है कि अन्य पिछड़े वर्गों को जो वरिष्ठ एक के जो है किसान, सीमांत या लघु कृषक भी कहते हैं।
कहते हैं उनके पास कृषि करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। वो बटाई करने के लिए उच्च जाति से जमीन लेते हैं और वो खेती बाड़ी का काम अपने परिवार के लोगों से कराते भी हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष अपनी काश्तकारी बदलनी भी पड़ती है। प्रगतिशील और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच में संघर्ष चलता ही रहता है। तो ये लोग जो हैं बटाईदार कृषि से समस्या से जुड़ी हुई होती है, यानी उच्च जाति से ज़मीन लेके और उनके ज़मीन पे खेती करते हैं, इसके बटाई के रूप में देखा जाता है। कहते हैं इसमें जो है 3/3 उनको देना पड़ता है और 1/3 इनको स्वयं ही रखना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि 3/3 अगर हम मालिक को देते हैं और 1/3 रखते हैं तो हमारे बच्चे का पेट कैसे भरेगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उसके पश्चात आता है ऋणग्रस्तता। कहते हैं ऋणग्रस्तता हर एक क्षेत्र में देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरी श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग अच्छी स्थिति में है, लेकिन जो है अन्य पिछड़े वर्गों को जो है वरिष्ठ वन में है। कहते हैं गरीब है, वो अपने परिवार का भरण पोषण दिहाड़ी एवं थोड़ी बहुत ज़मीन जो उसके पास है उससे ही करते हैं। ये स्वाभाविक है कि वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपनी आय से अपना जो है भरण पोषण कर सके। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो है भूस्वामियों और साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है और यह ऋण शादी, त्यौहार और मृत्यु और काम कर्म कांडों के लिए ही होता है। इस तरह के कर्ज में उन्हें अच्छे ब्याज भी देना पड़ता है और जब वह ब्याज चुका नहीं पाते हैं तो उनको जो है बंधुआ मजदूर बना के रख लिया जाता है। तो ऋण की जो ग्रस्तता हर क्षेत्र में आपको देखना ही पड़ता है, जहाँ पर उनको बंधुआ मजदूर अंत में बना लिया जाता है क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं। उसके पश्चात आता है स्वास्थ्य और पोषण। कहते हैं अन्य पिछड़े वर्गों की जातियां परिशिष्ट वन की जो है गरीब होते हैं और उनके स्वास्थ्य की दशाएं खराब होती है। इनके मकान कच्चे होते हैं। इन मकानों में शौचालय, पेशाब घर, स्नान घर, नाली और खिड़की नहीं होते हैं। इस मकान में गाय, भैंस, बकरा, बकरी साथ ही रखते हैं। गांव की गली में ही शौच कर लेते हैं और अपने मकान के बाहर ही वो बर्तन साफ कर लेते हैं। न तो उनके कुएं साफ होते हैं और न ही हैंडपम्प। इस तरह के जो है स्वास्थ्यकारी पर्यावरण उसके स्वास्थ्य के जो है खराब कर देती है क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से अच्छे नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे अपने शरीर का जो है शोषण नहीं कर सकते हैं। कई जो है लोग गरीबी की रेखा से नीचे भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो अन्य पिछड़े वर्ग की जो दशा है वो भी जो है जनजाति की तरह ही होती है, इसलिए सरकार इनको कई तरह के आरक्षण भी दी गई है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस चैप्टर में जो है महिलाओं और जो है बाल मजदूरों के विषय में विस्तार पूर्वक जाना, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको पता है कि दूसरे बच्चों से शेयर करना ये आपका फ़र्ज होगा और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ यूट्यूब से जो लिंक को है कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होता है। दोस्तों अगर कहते हैं अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो शायद अगला वीडियो जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं तो आप अगले टॉपिक को देख नहीं पाओगे। अगर ये वीडियो आपको मेरा बनाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको मुझे पता है कि आपको मेरा ही वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके जो है चैनल को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको दिख रहा होगा घंटी का बटन, उसको दबाना है और चैनल को जो है सेव भी करना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।